हेलो एवरीवन। अच्छा बच्चे, एक लास्ट टॉपिक आपका रहता है यूनिट 2 का, प्लेज का। हेडिंग लिखो मेरे साथ साथ बेटा, प्लेज बाय नॉन ओनर्स। प्लेज बाय नॉन ओनर्स, ध्यान से समझना बेटा। प्लेज बाय नॉन ओनर्स बेटा, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो प्लेज है ना, जो प्लेज है बेटा, प्लेज करने का राइट, प्लेज करने का राइट बेटा दो लोगों के पास होता है। या तो बेटा वो पर्सन उन गुड्स का क्या हो बेटा, ओनर हो, ठीक है। या तो वो ओनर हो, या बेटा वो ओनर नहीं हो बट ही मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय ओनर। मतलब ओनर ने उसको प्लेज करने की क्या दे रखी हो, अथॉरिटी। एज इज द केस विद एजेंट। एजेंट कई बार ऑथराइज्ड होता है बाय ओनर टू प्लेज द गुड्स। तो बेटा या तो ओनर गुड्स को प्लेज कर सकता है, या जिसको ओनर ने अथॉरिटी दे रखी हो प्लेज करने की, वो प्लेज कर सकता है बेटा। जनरल रूल तो ये है। अगर ओनर प्लेज करता है तो बेटा प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाता है। अगर कोई ऐसा पर्सन प्लेज करता है हु इज ऑथराइज्ड बाय ओनर, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी बेटा वैलिड माना जाता है। लेकिन अगर प्लेज करता है कोई और, एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन जिसके पास टाइटल नहीं है बेटा, जिसके पास गुड्स का टाइटल नहीं है, मतलब जिसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं है, एनी अदर पर्सन करता है, नॉट हैविंग टाइटल टू गुड्स, नॉट हैविंग टाइटल ऑब्लिक अथॉरिटी, जिसके पास ना तो टाइटल है गुड्स का यानी ओनरशिप, ना गुड्स को प्लेज करने की क्या है, अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा पर्सन गुड्स को प्लेज करता है तो उस प्लेज को बेटा वैलिड कैसे माना जा सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज बेटा क्या होगा, वॉइड होगा। ठीक है। तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है प्लेज सिर्फ कौन कर सकता है, या तो ओनर, या जिसको ओनर ने क्या दे रखी है, अथॉरिटी। अगर कोई ऐसा पर्सन प्लेज करता है जिसके पास ना तो गुड्स की ओनरशिप है यानी टाइटल है, ना उसके पास अथॉरिटी है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को क्या माना जाएगा बच्चे, वॉइड माना जाएगा। और यहां पर बेटा पढ़ा हुआ है आपने, यहां पर बेटा रूल अप्लाई कर जाता है नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट। यहां पर रूल अप्लाई कर जाता है नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट। लिख लो बेटा, नेमो डाट क्वाड नॉन हैबिट। पढ़ा था ना आपने सीए फाउंडेशन में, क्या मतलब था बेटा इसका, नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल, नो वन कैन पास अ better title than he himself has. No one can pass a better title than he himself has. No one can pass a better title than he himself has. यानी बेटा अगर मैं इसका मतलब समझूं तो बेटा इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आप दूसरे पर्सन को ऐसी कोई भी चीज नहीं दे सकते जो आपके पास नहीं है। मतलब बेटा लॉजिकल बात है ना, मैं दूसरे पर्सन को दे तो वही सकता हूं ना जो खुद मेरे पास है। ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। ठीक है बच्चे, कॉपी कर लो। तो बेटा एक बात याद रखना,
आप दूसरे पर्सन को दे तो वही सकते हो ना जो आपके पास है। जो आपके पास ही नहीं है बेटा, वो आप दूसरे पर्सन को कैसे दे दोगे? और मेरे पास, मेरा कहने से यहां पर मतलब क्या है बेटा? ओनरशिप। मैं दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर, मैं दूसरे पर्सन को टाइटल ट्रांसफर तभी तो कर सकता हूं ना जब पहले ओनरशिप मेरे पास हो। अब इमेजिन करो, पॉनर ने अपने गुड्स पॉनी के पास प्लेज करे, ठीक है, लेकिन पॉनर के पास ओनरशिप गुड्स की नहीं है। तो अपने आप सोचो, जब पॉनर के पास ही ओनरशिप नहीं है तो पॉनी के पास ओनरशिप कैसे आएगी बेटा? मैं दे तो वही सकता हूं ना पॉनी को जो मेरे पास है। अब जो मेरे पास ही नहीं है वो मैं पॉनी को कैसे दूंगा? और कहने से मतलब है बेटा मेरा ओनरशिप टाइटल। तो मैं टाइटल पॉनी के पास ट्रांसफर तभी कर पाऊंगा जब पहले टाइटल पॉनर के पास होगा। अगर पॉनर के पास ही टाइटल नहीं है तो पॉनी के पास टाइटल ट्रांसफर कहां से होगा? तो याद रखना मैंने क्या कहा बेटा। सुनो मैंने क्या कहा बेटा, एक बात याद रखना, अगर इफ पॉनर्स टाइटल इज डिफेक्टिव, if pawner's title is defective, then pawnee pawnee's title will also be defective। तो बेटा ये तो एक बहुत सिंपल बात है ना। जब पॉनर की ही टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब जब पॉनर के पास ही गुड्स की ओनरशिप नहीं है, तो पॉनी के पास ओनरशिप ट्रांसफर कैसे हो सकती है? मैं दे तो वही सकता हूं ना जो मेरे पास है। अगर ओनरशिप मेरे पास है तो पॉनी के पास ओनरशिप आ जाएगी। अगर मेरे पास ही ओनरशिप नहीं है तो पॉनी के पास ओनरशिप कहां से आएगी बेटा? लो बेटा कॉपी कर लो, ठीक है। नेमो दैट क्वाड डॉन हैबिट, बेटा पूरा आपने केस पढ़ा हुआ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। अगर आपको याद आए, सेल बाय नॉन ओनर्स, यहां पर बस केस क्या है? प्लेज बाय नॉन ओनर्स है। ठीक है बच्चे, करें? अब सुनो सुनो बेटा, मैं आपको बेटा इस रूल के क्या पढ़ाने वाला हूं? एक्सेप्शंस, जैसे आपने फाउंडेशन में पढ़े थे बेटा। बताओगे बेटे इन एक्सेप्शंस में क्या होगा? ऑल दो पॉनर के पास ओनरशिप नहीं है, ऑल्दो पॉनर के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है, फिर भी पॉनी के पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। उस प्लेज को वैलिड प्लेज माना जाएगा। ऑल्दो पॉनर के पास ओनरशिप नहीं है, ऑल्दो पॉनर के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज को वैलिड माना जाएगा। और क्या एक्सेप्शन है बेटा? पहला एक्सेप्शन है वही सेम है बेटा, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, बेटा सब पढ़े हुए आपने। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, लिखो बेटा हेडिंग। बेटा मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। यहां पर देखो बेटा, प्रिंसिपल है, ठीक है। अच्छा, इस प्रिंसिपल ने ना बेटा अपना एक एजेंट अपॉइंट कर रखा है, ठीक है।
लेकिन बेटा जो एजेंट के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना प्रिंसिपल का, उसमें बेटा साफ साफ लिखा हुआ है दैट एजेंट, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है दैट एजेंट डज नॉट हैव, डज नॉट हैव अथॉरिटी टू प्लेज द गुड्स, डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू प्लेज द गुड्स। वो गुड्स को बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्लेज नहीं कर सकता है गुड्स को। ठीक है, तो एक बात क्लियर हो गई, एजेंट के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है, तो नो अथॉरिटी टू प्लेज। एजेंट के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं है। एजेंट के पास बच्चे प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं है। अब हुआ क्या, एजेंट ने बेटा प्लेज किया पॉनी के पास, ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, उसके बावजूद उसने गुड्स प्लेज कर दिए विद पॉनी। ऑल्दो उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी उसने गुड्स क्या कर दिए, प्लेज कर दिए पॉनी के पास। तो बेटा याद रखना, इस प्लेज को वैलिड माना जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं। ऑल्दो उसके पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, ऑल्दो वो गुड्स का ओनर नहीं था, फिर भी इस प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, लेकिन कुछ शर्तें हैं बेटा। शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं वो देखेंगे बेटा। इसकी बच्चे कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशंस क्या हैं पढ़ी हुई है बेटा ये कंडीशंस आपने। पहला, एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स, या तो एजेंट गुड्स के पोजेशन में हो, एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ गुड्स, और याद करो डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, या तो वो गुड्स के पोजेशन में हो या गुड्स के डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल के पोजेशन में हो। जैसे अगर गुड्स रेल के थ्रू आ रहे हैं तो रेलवे रिसिप्ट, याद करो बहुत डिटेल में करा हुआ है। अगर गुड्स बाय रोड आ रहे हैं तो लॉरी रिसिप्ट, प्लेन के थ्रू आ रहे हैं तो एयरवे बिल, शिप के थ्रू आ रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग, है ना। तो गुड्स मस्ट बी आइदर इन पोजेशन ऑफ द एजेंट और एजेंट मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल। दूसरा, agent must have acted in ordinary course of business, agent must have acted in ordinary course of business, agent must have acted in ordinary course of business। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, पौनी ने पौनी ने पौनी को यह पता नहीं होना चाहिए कि जिसने गुड्स उसके पास प्लेज करे हैं उसके पास प्लेज करने की अथॉरिटी, ओनरशिप नहीं थी। मतलब पौनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ है इन गुड फेथ। पौनी हैज एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ। पौनी को यह बात पता नहीं होनी चाहिए कि जिसने उसके पास गुड्स प्लेज करे हैं उसके पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, उसके पास गुड्स की ओनरशिप नहीं थी। यह पौनी को पता नहीं होना चाहिए बेटा। बेटा अगर ये तीनों शर्तें सेटिस्फाई होती है ना, तो इस प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉपी कर लो बेटा, सब सेम टू सेम बेटा हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटे, चलो आओ एक और केस देखते हैं बच्चे।
सेकंड केस है प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर अ voidable contract. Pledge by person in possession under a voidable contract. सिंपल बात. यहां पर देखो बेटा मेरे पास, यहां पर देखो ए और बी. बेटा अब हुआ क्या, ए ने ना बी को धमका के बाय कोएर्जन ए बी के साथ एंटर हुआ इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और बी को धमका के ना उसने बी की कार अपने नाम करवा ली बेटा. तो यहां पर लिखना ए threatens to shoot B if B does not sell his car to A. ठीक है, चलो अब हुआ क्या, डरते डरते बी ने अपनी गाड़ी ए को बेच दी. तो बी सेल्स हिज कार टू ए. ठीक है, अब आपको अच्छी तरह पता है बेटा ये धमकाने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बेटा, voidable contracts. These contracts are voidable at the option of aggrieved party. कौन है बेटा aggrieved party, मिस्टर बी. तो मिस्टर बी है आपकी बेटा aggrieved party. तो ये कॉन्ट्रैक्ट voidable है at the option of aggrieved party. ठीक है, तो बताओगे अब गुड्स बेटा किसके पोजेशन में है, ए के पोजेशन में. अब ए ने क्या करा, बैंक के पास उसने ये कार क्या कर दी बेटा, प्लेज कर दी. उसने बैंक के पास ये कार क्या कर दी, प्लेज. ठीक है, और प्लेज करके उसने बैंक से क्या ले लिया बेटा, लोन ले लिया, कर्जा ले लिया. उसने बैंक से ले लिया लोन. तो बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हुआ है ना ए और बैंक के बीच में, इसे वैलिड माना जाएगा बेटा, इसे वैलिड माना जाएगा. ऑल दो बेटा ए के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, ए के पास कार की ओनरशिप नहीं थी, उसके पास सिर्फ कार का क्या था, पोजेशन. इवन दो उसके पास कार का पोजेशन है, उसके पास ओनरशिप नहीं है, अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है, फिर भी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा. क्यों, रीजन क्या था बेटा, शर्त एक है. क्यों, प्रोवाइडेड बैंक को ये पता नहीं होना चाहिए कि ए के पास ओनरशिप नहीं है, ए के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है. मतलब बैंक शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ. बैंक शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इन गुड फेथ. तो बेटा ये वाला ना अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने फाउंडेशन के टाइम पे भी आपको बताया था कि ये रूल्स क्यों बनाए गए थे बेटा. बेटा इन एक्सेप्शंस का इंटेंशन पता क्या था, टू प्रोटेक्ट इनोसेंट बायर्स. मतलब इनोसेंट पॉनीज को, इस केस में इनोसेंट पॉनीज को प्रोटेक्ट करने का इंटेंशन था इन एक्सेप्शंस का. उन्होंने कहा भाई बैंक की क्या गलती है, उन्होंने कहा बैंक की क्या गलती है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एंटर हुआ. ठीक है, बैंक की इसमें क्या गलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एंटर हुआ. बैंक को थोड़ी ना पता था कि ए के पास अथॉरिटी टू प्लेज ओनरशिप नहीं है. तो बेसिकली
इन एक्सेप्शंस का इंटेंशन था टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पॉनीज। भाई सारी गलती किसकी? ए की गलती। बैंक की क्या गलती, पॉनी की क्या गलती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में एंटर किया? पक्का उसे तो पता भी नहीं था कि ए के पास ओनरशिप नहीं है, ए के पास अथॉरिटी टू प्लेज नहीं है। तो बेटा कॉपी कर लो। ठीक है बेटा, चलो एक और करते हैं बच्चे। थर्ड पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट्स कर रहे हैं बेटा। प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजेशन। प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजेशन। प्लेज बाय अ को ओनर इन पोजेशन। अब अज्यूम करो एक एग्जांपल। तीन भाई हैं बेटा, ए बी और सी। ठीक है बेटा, मिलके तीनों ने मिलके बेटा एक कार परचेज करी। तीनों की कमाई से बेटा मिलके तीनों ने एक कार परचेज करी। मतलब आप कह सकते हो कि तीनों इस कार के क्या हैं बेटा? को ओनर्स हैं। तीनों इस कार के क्या हैं? को ओनर्स हैं। ठीक है, अब बेटा इन्होंने ना डिसाइड करा कि हम क्या करेंगे, 4-4 महीने तीनों कार्स को यूज करेंगे। मतलब ए 4 मंथ्स यूज करेगा, सबसे बड़ा भाई। बी 4 मंथ्स यूज करेगा, मंझला भाई। और सी सबसे छोटा। 4-4 महीने तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स, तीनों इस कार को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अच्छा, सबसे बड़ा भाई कौन सा था बेटा? ए। तो बी और सी ने कहा कि भैया आप एक काम करो, 4 महीने पहले आप कार को यूज करो, फिर अगला नंबर बी का, उसके बाद नंबर सी का। तो चलो, बी और सी ने अग्री करा कि पहले कार को कौन यूज करेगा? ए। तो मुझे बताओ करंटली करंटली कार किसके पोजीशन में है बेटा? ए के पोजीशन में है। अब बेटा ए ने क्या करा, सुनो। ए ने क्या करा, ए ने बैंक से ले लिया बेटा कर्जा। ए ने बैंक से कर्जा ले लिया बेटा। ए ने बैंक से ले लिया लोन। अब लोन के लिए सिक्योरिटी देनी थी, तो उसने बैंक के पास ये कार रखवा दी एज सिक्योरिटी। किसने बेटा? ए ने। ए ने बैंक के पास ये कार रखवा दी एज सिक्योरिटी। बात समझ आई? अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, क्या ए के पास, सुनना बेटा, क्या ए के पास बेटा प्लेज करने की अथॉरिटी थी क्या? नहीं बेटा। विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर को ओनर्स आप प्लेज नहीं कर सकते। तो ए हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। ए के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी बेटा। बिना बाकी को ओनर्स के कंसेंट के ए अकेला कैसे प्लेज कर देगा? ए के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन बेटा इस प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को ना वैलिड माना जाएगा बेटा। शर्त वही है, वही है, वही है शर्त। क्या? प्रोवाइडेड बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हो इन गुड फेथ। मतलब बैंक को यह पता नहीं होना चाहिए दैट ए हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज। तो इन एक्सेप्शंस का होल सोल पर्पस ही ये था, टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पॉनीज। लो बच्चे कॉपी करो। तो ऑल्दो ए के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, फिर भी बेटा इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, प्रोवाइडेड बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हो इन गुड फेथ। तो ये बेटा एक पॉइंट ऐसा है जो कॉमन है। होलसोल पर्पस इन एक्सेप्शंस का ये है बच्चे।
हो गया सबका? लो कर लो बेटा कॉपी, फिर आगे चलते हैं। चलो बेटा आगे आ जाओ। फोर्थ पॉइंट सिंपल सा, सब पढ़ा हुआ है बेटा हमने। प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। प्लेज बाय सेलर इन पोजेशन आफ्टर सेल। बहुत सिंपल बात बेटा, सुनो। ए और बी, ध्यान से सुनना बेटा। ए आपका बच्चे सेलर है, ठीक है। बी बेटा आपका बायर है। अब सुनो, ये जो सेलर है ना, इसने बायर को बेटा एक साइकिल बेची, साइकिल बेची, ठीक है। और बेटा बायर ने सेलर को पैसा भी पे कर दिया, प्राइस भी पे कर दिया 5,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, बायर ने सेलर से कहा कि अभी मैं साइकिल ना लेके नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं टू व्हीलर पे आया हुआ हूं, शाम को मैं अपने फ्रेंड के साथ कार में आऊंगा, तब मैं साइकिल आपसे लेके जाऊंगा। तो आप एक काम करो, शाम तक ये साइकिल अपने पास रख लो। बेटा एक बात याद रखना, सेल हो चुकी है बेटा, सेल हो चुकी है, इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है बेटा। तो बताओ ओनरशिप किसके पास जा चुकी है? ओनरशिप तो बेटा बी के पास जा चुकी है। मुझे बताओ ए के पास तो सिर्फ बेटा गुड्स का क्या रह गया है? पोजेशन ही तो रह गया है। ओनरशिप तो ऑलरेडी किसके पास जा चुकी है? बी के पास जा चुकी है। अब ए ने क्या करा, ए बैंक गया लोन मांगने के लिए, ठीक है। बैंक ने कहा सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, तो उसने सिक्योरिटी के तौर पे बेटा वो साइकिल रखवा दी बैंक के पास। अब याद रखना बेटे, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा बेटा। इस प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा? वैलिड। ऑल्दो बेटा ए के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके पास तो साइकिल की सिर्फ पोजेशन है, ओनरशिप तो किसके पास है? बी के पास। और याद रखना प्लेज करने का राइट सिर्फ ओनर के पास होता है, मतलब बी के पास। तो याद रखना, ऑल्दो ए हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज, फिर भी इस प्लेज के कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड माना जाएगा, प्रोवाइडेड बैंक किस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हो इन गुड फेथ। बैंक इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हो इन गुड फेथ। पॉनी को यह नहीं पता होना चाहिए कि सेलर हैड सॉरी पॉनर हैड नो अथॉरिटी टू प्लेज, यह बात पॉनी को पता नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली होलसोल पर्पस इन एक्सेप्शंस का है टू प्रोटेक्ट इनोसेंट पॉनीज। अब बेटा लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, फिफ्थ। प्लेज बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। प्लेज बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। प्लेज बाय बायर इन पोजेशन ऑफ गुड्स। देखो बेटा सिंपल सा एग्जांपल, ए बेटा आपका सेलर है और बी बेटा बायर है, ठीक है। अब बेटा हुआ क्या, आपने करा हुआ है बेटा ये केस सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। ए ने क्या करा, बी को कुछ गुड्स बेचे, याद करो ऑन अप्रूवल बेसिस बेटा। ए ने बी को गुड्स बेचे ऑन अप्रूवल बेसिस। बेटा अप्रूवल बेसिस में क्या होता है,
जो बायर होता है ना, वो उन गुड्स को कुछ समय के लिए यूज करके देखता है, जैसे 15 दिन 20 दिन। अगर उसे वो गुड्स सेटिस्फैक्ट्री लगते हैं तो वो अपना अप्रूवल दे देता है, नहीं तो वो गुड्स को रिटर्न कर देता है। तो टाइम पीरियड गुड्स को यूज करने के लिए दिया गया बेटा 15 डेज। बेटा एक बात याद रखना, जब गुड्स अप्रूवल पे भेजे जाते हैं ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है बेटा। ओनरशिप अभी भी किसके पास है बच्चे? ओनरशिप अभी भी सेलर के पास है। ओनरशिप तब तक ट्रांसफर नहीं होती है जब तक बायर क्या नहीं दे देता बेटा? अप्रूवल नहीं दे देता। तो जब तक बायर अपना अप्रूवल नहीं देगा तब तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। तो ओनरशिप अभी भी ए के पास है, बायर के पास सिर्फ बेटा गुड्स का क्या है? पोजीशन। बायर के पास गुड्स का सिर्फ क्या है? पोजीशन। ठीक है। अब बायर ने क्या करा? सी से लोन लिया और बदले में ये गुड्स क्या कर दिए बेटा? प्लेज कर दिए। तो बेटा याद रखना, इस प्लेज को क्या माना जाएगा बेटा? वैलिड माना जाएगा। इस प्लेज को वैलिड माना जाएगा। बस बेटा शर्त एक है, क्या? पॉनी को यानी सी को यह पता नहीं होना चाहिए कि बायर के पास प्लेज करने की अथॉरिटी नहीं थी, बायर के पास गुड्स की ओनरशिप नहीं थी। यह बात सी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो ये आपके है बेटा प्लेज बाय नॉन ओनर्स का केस। ठीक है बच्चे। बाकी बेटा डिफरेंसेस हैं बेलमेंट और प्लेज में, तो काफ़ी तो चीज़ें मैंने आपको साइड बाय साइड बता दी हैं, तो वो एक गो थ्रू कर लेना। मे बी हो सकता है आ जाए बेलमेंट और प्लेज में डिफरेंस, तो वो कर लेना, एक बेटा रीडिंग मार लेना उसकी। सब बताओ। टॉपिक बेटा बेलमेंट प्लेज सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर हुआ सबको? चलो बच्चे, लास्ट आपका टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रहता है बेटा एजेंसी, वो हम कल शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।